हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज आप लोगों का क्लास चलने वाला हिस्ट्री का जो पार्ट 4 है। आज ये जो आप लोगों को जो जो अध्याय है, वो पहला अध्याय है। और ये जो आज जो आप लोगों का हिस्ट्री का जो क्लास होने वाला ये पार्ट 4 है, जो इसमें से आपको आपको पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज की क्लास वीडियो में, हिस्ट्री का पहला चैप्टर। और इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। इसमें से आप लोगों को पहला पॉइंट रहेगा कि लास्ट पॉइंट है कि यूनान में राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ से जानेंगे कि यूनान में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या क्या हुआ है। लिखा गया कि यूनान राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण उदाहरण था। मतलब कि यूनान जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो, जो राष्ट्र के स्तर पर होगा आंदोलन, उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया। उसमें राष्ट्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। राष्ट्रवाद ने क्या पढ़ा था कि किसी देश को स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसे राष्ट्रवाद कहा गया है। उसी को मतलब क्या है कि उदय का महत्वपूर्ण उदाहरण था। तो उदय मतलब हो गया कि अगर ये जो यूनान किसी देश का गुलाम अगर है तो उसको वह उससे आजाद हो जाएगा, उसी को उदय कहा गया है यहाँ पे हिस्ट्री में। अब है कि यूनान का प्राचीन और गौरवशाली पूर्ण इतिहास है। मतलब यूनान का जो इतिहास है, जो हमारा ही इतिहास समझ लो आप सब। हमारा ही इतिहास में हमारे जो जो बड़े बड़े जो थे स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, लोहिया प्रसाद थे, बहुत हमारे सब थे। और भगत सिंह भी थे, जिसमें से मुख्य भगत सिंह को हम मान रहे हैं। तो वही जो पूरे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं को कहा गया कि वो जो उनका जो इतिहास गौरवपूर्ण और मतलब गौरवपूर्ण और प्राचीन इतिहास था। हम भी जो हमारे जो जो है तो स्वतंत्रता सेनानी, तो उन पर भी अपना हम सब गौरव महसूस करते हैं कि नहीं, हम यहाँ के निवासी हैं, इतना उन्होंने सहयोग किया है। वही हो गया कि वही मानते थे उनको। अब है कि इसे प्राच्य प्राच्य सभ्यता का कहाँ मुख्य स्रोत माना गया है। मतलब वहाँ पे कोई सभ्यता होगी इस नाम की प्राच्य सभ्यता, उसी को इसका का मुख्य स्रोत माना गया है। मतलब हमारे यहाँ पे एक सभ्यता मान लो कि शादी मान लो, अगर हमारे यहाँ जैसे शादी होती है तो उस सभ्यता ही का ही एग्जाम्पल है यहाँ पर भी। और वही का भी एक प्रसिद्ध कुछ होता हुआ कुछ रीति रिवाज जिसको सभ्यता का मुख्य स्रोत माना गया है। कि साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में यूनान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साहित्य, दर्शन और कला मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो हम हो गया बहुत ही बुद्धिमान होगा, या बुद्धिमान होगा, खेल कूद में आगे होगा, पेंटिंग में आगे होगा, या कुछ भी चीज करने में वह आगे सबसे आगे होगा। उसी को लिखा गया है कि वह व्यक्ति वहाँ के जो यूनान के व्यक्ति थे साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में सबसे आगे थे। अब है कि पुनर्जागरण के समय यूरोप में यूनानी संस्कृति से प्रेरणा मिली। तो जब पुनर्जागरण हो रहा था, किस देश का जब उदय हो रहा था, आंदोलन करने के लिए तैयारी किया जा रहा था, तो यूरोप ने यूनानी संस्कृति से प्रेरणा मिली कि नहीं, हम जो गुलाम है हम भी उसी तरह आजाद होंगे, उसी तरह हम मेहनत करेंगे। यूनानी संस्कृति से उसको सभ्यता मिली, उसको प्रेरणा मिली, उसको मोटिवेशन मिला कि नहीं, वो अगर जब उतना मेहनत कर रहा था, हम भी अगर उतना मेहनत करेंगे तो हम भी आजाद हो जाएंगे। वही उसको प्रेरणा मिली। वह कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनानी में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। अब जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो यूनान में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तब जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना, यूनान में राष्ट्रवाद की भावना, जो वहाँ जो व्यक्ति जो गुलाम थे, जो यूनान जब गुलाम था, तो उनके राष्ट्रवाद नहीं, हम भी एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, इसकी भावना उसके अंदर उदय हुआ। मतलब जागा भावना उसके अंदर कि नहीं, सब देश जब स्वतंत्र है, वो अपना शासन चला रहा, अपना कानून बना के शासन चला रहा, तो उसी तरह उनके में भी उसी तरह का भावना का उदय हुआ है। कि धार्मिक आस्था और भाषा संस्कृति ने यूनानी को एकजुट किया। मतलब जब ये घटना नहीं हुआ था तो यूनान में सभी व्यक्ति अलग अलग रहते थे, अलग अलग गुट में रहते थे। धार्मिक मानते थे वो अलग रहते थे, भाषा पे जो मानते थे भाषा वो अलग रहते थे, रंग रूप जो मानते थे रंग रूप अलग अलग थे, सांस्कृतिक जो मानते थे संस्कृति सभी अलग अलग रहते थे। जब वहाँ
राष्ट्रवाद की भावना का जब उदय हुआ, जब वो सोचे कि नहीं, हम जो सब जितने व्यक्ति हमारे यहाँ जितने भी गुट हैं सभी अलग अलग रह रहे हैं, तो इन सभी को हम एकजुट अगर हो जाएंगे तो हम एक शक्तिशाली राज्य बना सकते हैं, शक्तिशाली देश भी बना सकते हैं। वो ये बात सोचे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी एकजुट हो गए और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया एकजुट होकर। उसी आंदोलन में अंग्रेजी कवि लॉर्ड वायरन ने इस आंदोलन को समर्थन किया। मतलब जो अंग्रेजी कवि, जो ये कवि जो इंग्लैंड के कवि हैं, इंग्लैंड के जो कवि थे उनको अंग्रेजी कवि मतलब नाम दिया। हमारे भारत में भी इंग्लैंड से जितने भी आते थे आदमी उनको अंग्रेज कहा जाता था, इंग्लिश कहा जाता था उसी भाषा में। उन्हीं को लिखा है कि अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने इस आंदोलन को समर्थन किया और अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। ये जो यूनान में राष्ट्रवाद का जो उदय जो हुआ था, इसमें अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने अपना योगदान निभाया और यूनान को स्वतंत्र राज्य घोषित करते करते वो उन्होंने अपना जान तक इस पर निछावर कर दिया है। लिखा नहीं कि अपना प्राण भी निछावर किया था इन्होंने। और देखिए कि 1821 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अलेक्जेंडर चिपलांडिसी के नेतृत्व में हुआ था। मतलब ये जो हुआ था यूनान राष्ट्रवाद का उदय, इन्होंने 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, जो इन्होंने लड़ाई की थी, किसके नेतृत्व में लड़ाई की थी, अलेक्जेंडर चिपलांसी के नेतृत्व में इन्होंने 1821 ईस्वी में लड़ाई की थी स्वतंत्रता के लिए। अब है कि रूस के जार निकोलस प्रथम ने भी इस स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। तो रूस का जो राजा था, जार निकोलस प्रथम कौन है, रूस का राजा था, इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और अंत में 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। लास्ट में इन्होंने जीत हासिल कर ही ली अपने मेहनत लगन और राष्ट्रीय की भावना के। और इसके बाद यहाँ पे सभी आदमी सब मिलजुल कर रहने लगे। कोई एक आदमी शासन करता था जैसे हमारे यहाँ होता था, उसी प्रकार मतलब शासन किया गया था, सभी आदमी मिलजुल कर रहने लगे। यहीं पे आप लोगों का ये पॉइंट समाप्त होता है। अब आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है हंगरी की। हंगरी के बारे में लिखा रहे, 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, उसको लिखा करके आज इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं। आप तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। अब स्टार पॉइंट में लिखिएगा हंगरी। अब जानेंगे कि हंगरी के बारे में क्या कहा हुआ, उसमें क्या क्या घटना, कौन सी घटना। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि हंगरी पर ऑस्ट्रेलिया शासन था। अठारह सौ 48 की क्रांति से राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। स्वतंत्र संविधान राष्ट्र उत्तरदायी सरकार
मांग की। इकतीस मार्च 1948 को मतलब यहाँ पे लिखा गया कि आप लोगों को हंगरी के बारे में एक चार्ट पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ से देखेंगे हंगरी में राष्ट्रवादी की भावना का उदय कैसे क्या क्या घटना हुआ है। लिखा है कि हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ये मतलब ऑस्ट्रिया होगा। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। कब? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम से पहले है। कि 1848 की क्रांति से राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। मतलब जो 1848 में जो क्रांति हुआ उसी क्रांति में हंगरी में जितने भी जो व्यक्ति रह रहे थे उसमें भी जन आक्रोश की भावना थी कि नहीं, हम भी अपना एक स्वतंत्र देश बनाएंगे की आंदोलन शुरू हुई। उसके बाद स्वतंत्र संविधान, उत्तरदायी सरकार की मांग की। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था हंगरी में, जो स्वतंत्रता और राष्ट्रवादी का आंदोलन शुरू हुआ था, इसमें सभी व्यक्ति ने स्वतंत्र संविधान और उत्तरदायी सरकार की मांग की। और 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने कई मांगों को स्वीकार किया। मतलब जब इन्होंने हंगरी के आजादी के लिए जब आंदोलन किया था तो 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया का जो सरकार था, गवर्नर था, उन्हें उनके मांगों को स्वीकार किया। उन्होंने बोला दिया कि नहीं, तुम्हारा जो मांग है, तुम्हारा हर मांग को स्वीकार किया जाएगा, स्वतंत्र संविधान किया जाएगा, उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। पर लेकिन क्या हुआ इसके बाद ने ऑस्ट्रिया ने फिर हंगरी पर शासन कर लिया। इसे तो बड़ा गेम हो गया भाई। इसको टोपी पहना दिया हंगरी को। इसका मांग को पूरा किया और उसके बाद फिर शासन स्टार्ट कर दिया। इसको फिर गुलाम बना लिया हंगरी को। इसके साथ तो बड़ा धोखा हो गया भाई साहब। पिछले शासन काल में तो अन्याय हुआ भाई, हंगरी के साथ अन्याय है। नीचे हट जाएगा, छूट जाएगा नीचे, इसी को मिटा रहे हैं। अब 2 पॉइंट और बचा है और इसके बाद आप लोगों का चैप्टर समाप्त। अब आप लोगों का पॉइंट है कि पोलैंड के बारे में लिखना है। किसके बारे में? पोलैंड के बारे में। इस पर 1830 की क्रांति का प्रभाव पड़ा। इसी में दोनों पॉइंट। रूस के विरुद्ध विद्रोह हुआ। रूस के विरुद्ध विद्रोह हुआ और रूस ने क्या किया, इसी में पॉइंट देके लिखिएगा। और रूस ने
इस विद्रोह को दबा दिया। अब पोलैंड को स्वतंत्र जिसके कारण पोलैंड को स्वतंत्रता नहीं मिली। अब इसमें पूरी बेल्जियम के बारे में लिखा था। पहले आप लोगों को लिखा देते, उसके बाद पूरा समझा देंगे अभी। बेल्जियम नीदरलैंड के अधीन था। अठारह सौ 30 ईस्वी में इसने स्वतंत्रता का आंदोलन घोषित किया। जिसके फलतः बेल्जियम एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। लिखा है कि पोलैंड में अब लिखा है कि इस पर 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव पड़ा। मतलब जब 1830 ईस्वी को जो क्रांति हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उस क्रांति से पोलैंड और बेल्जियम उसके साथ मतलब और भी देश जो आकर्षित हुए उसकी तरफ, नहीं जब 1830 को क्रांति हुआ स्वतंत्रता के लिए, क्यों ना हम भी क्रांति करें अपने देश को आज़ाद करने के लिए। उसके कारण कि रूस के विरुद्ध विद्रोह हुआ। मतलब जो ये था पोलैंड किसके अधीन था? रूस के अधीन। पोलैंड किसका गुलाम था? रूस का गुलाम था पोलैंड। और रूस ने इस विद्रोह को दबा दिया। जब पोलैंड ने जो विद्रोह, जो 1830 क्रांति का जो विद्रोह स्टार्ट किया था, तो रूस ने इस विद्रोह को क्या क्या दबा दिया, और जिसके कारण पोलैंड आज़ाद नहीं हुआ। पोलैंड रूस के अधीन में ही रह गया। अब आप लोगों का बेल्जियम है, लिखा गया कि बेल्जियम नीदरलैंड के अधीन था। मतलब बेल्जियम जो देश है उसका गुलाम था, और गुलाम किसने बनाया? नीदरलैंड ने गुलाम बनाया बेल्जियम को। अब है कि 1830 ईस्वी में इसने स्वतंत्रता का आंदोलन घोषित किया। मतलब बेल्जियम ने भी 1830 ईस्वी को जो क्रांति हुआ था उसमें से इसने भी वो तो उसके प्रेरणा मिला कि नहीं, अगर हम गुलाम हैं तो हम भी अपना आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। उसी को आंदोलन स्टार्ट किया। तो इसका आंदोलन फलतः इसका आंदोलन सफल भी हुआ। मतलब जो इस बेल्जियम ने जो आंदोलन किया था इसका आंदोलन सफल था। यह बेल्जियम है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यहाँ से आप लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। अब अगर आप लोगों को इस पूरे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जुड़िए। आप लोगों को टेलीग्राम में पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा शाम तक। सॉरी, मतलब शाम तक कर रही थी कि अभी 10 मिनट में सारा काम कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज चैप्टर क्या कहते इसको, द एंड। धन्यवाद। आप फिर से मिलते हैं कि नए वीडियो में एक